कुछ पॉलिसीज बनाई जिससे देश की अपनी तरक्की हुई है, तो हम तो यही पढ़ रहे हैं। तो 3 मेन पॉलिसीज है जो अपने को मेन पढ़नी है और जिस पर ध्यान रखना है। कौन कौन सी पॉलिसी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसे शॉर्ट में LPG बोलते हैं। आपको कल मैंने एक बात बोली थी, ठीक है, LPG हैज रिप्लेस्ड, LPG ने 3 चीजों को रिप्लेस किया। किसको 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 याद है? कौन मेरे को बता पाएगा? LPG हैज रिप्लेस्ड डैश, किसको रिप्लेस किया? कौन मुझे बता पाएगा? वेरी गुड रक्षिता। LQP को, लाइसेंस, कोटा, परमिट को रिप्लेस किया है LPG ने। मैंने आपको बताया था पहले बिजनेस करने के लिए दुनिया भर की परमिशन लेनी होती थी, बहुत सिरदर्द था भारत में बिजनेस करना। इन तीनों पॉलिसी के आने के बाद से ये चीज क्या हो गई, थोड़ा आसान हो गई है। आप आराम से इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास में, उसमें हमें यही पढ़ना है बेसिकली कि जब 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया गया, तो इसमें मेन फीचर्स क्या थे, किया क्या गया। तो जैसे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिबरलाइजेशन से। पहले साधारण भाषा में मतलब बताता हूं, फिर इसमें हुआ क्या ये बताता हूं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है टू सेट फ्री, आजाद कर देना। पहले क्या होता था, इंडिया में बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है या बिजनेस आपको रन करना है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस रहा करते थे कि भाई हमसे इस बात की परमिशन लो, परमिशन नहीं बिना काम नहीं करोगे। अच्छा, बिजनेस करो, लाइसेंस क्यों नहीं है तुम्हारे पास? तो इंसान थक हार के ना बिजनेस करता ही नहीं था इंडिया में। तो जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, तो इसमें यह बोला गया कि तुम बिजनेस चालू करोगे या रन करोगे तो अब ये रिस्ट्रिक्शन हम हटा दे रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस को हम रिमूव कर दे रहे हैं। अब सब हो आजाद, ठीक है, जैसे बिजनेस करना है करो। तो ये मीनिंग आप टिक कर दो। लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे उसको हटा दिया जाता है। हाँ, बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ये बताओ, पहले जब बिजनेस करते थे बहुत रिस्ट्रिक्शन थे, बहुत रोक थी, दुनिया भर की परमिशन लेनी होती थी। फिर जब लिबरलाइजेशन आया तो आपको बोला गया अब आपको ऐसी कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आजादी से भारत में काम कर सकते हो। आप बोलो यस और नो, मेरी बात समझ आई कि नहीं है? हाँ या ना? आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं? ठीक, एग्जाम्पल चाहिए तो बोलो, एग्जाम्पल भी देता हूं। एग्जाम्पल चाहिए क्या इसका कि क्लियर है? बोलो फटाफट, एग्जाम्पल चाहिए कि क्लियर है? तो समझो, लिबरलाइजेशन मतलब जो पहले रोक लगाई गई थी सब हटा दी गई, अब आराम से आप काम कर सकते हो। पर्पस क्या था, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि देश के पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट किया जा सके, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। आज अंबानी और अंबानी लोग जो अरबपति बन के बैठे हैं, ये लिबरलाइजेशन के कारण ही है। पहले तो उनको बिजनेस करने की उतनी परमिशन ही नहीं थी। लिबरलाइजेशन आया तो उनको आजादी मिल गई, बिजनेस को बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। तो पर्पस यही था, देश के पोटेंशियल को बढ़ाना। और दूसरा, इकोनॉमी में कंपटीशन लेकर आना। क्या होता है, कंपटीशन एक बहुत अच्छी चीज है। अगर एक अच्छा कंपटीशन होता है तो कहीं ना कहीं सबकी तरक्की होती है। आज एक बिजनेसमैन अच्छा कमा रहा है, उसका देखा देखी दूसरी भी मेहनत करेगा, तो जब सब मेहनत करेंगे तो कस्टमर को भी क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो लिबरलाइजेशन करने से दो चीज हुई, देश का एक तो भला हो गया, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया गया, और दूसरी चीज देश में कंपटीशन बढ़ा। आप बता दो, मेरी कही इतनी बात एकदम अच्छे से आपको समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? कि गई सिर के ऊपर से? आपको आ गई? ठीक, अब आपको पढ़ना क्या है, मुद्दे की बात उस पर आते हैं। हमको तो सीबीएसई के हिसाब से पढ़ना है ना, ज्ञान लेकर क्या करेंगे, हमको ऐसा ज्ञान देना है जो एग्जाम में काम आए। तो जब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन आया ना, तो इसमें ना बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, सुधार। आपको एग्जाम में ये रिफॉर्म्स के क्वेश्चन आते हैं, समझ लो।
आपको एग्जाम में इन रिफॉर्म से क्वेश्चन आते हैं। तो रिफॉर्म अलग अलग तरह के थे। कुछ रिफॉर्म्स को इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स कहा जाता है। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स का मतलब होता है इंडस्ट्रीज में सुधार लाया गया है। कुछ रिफॉर्म्स को फिस्कल रिफॉर्म कहते हैं। फिस्कल रिफॉर्म्स वो होते हैं जो देश के बैंकिंग सिस्टम में आए हैं। कुछ रिफॉर्म जो होते हैं इंडस्ट्रियल फिस्कल के अलावा वो फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी सुधार आया है। तो आपको क्या करना है, लिबरलाइजेशन में इन्हीं रिफॉर्म्स के बारे में क्या है, अच्छे से पढ़ना होगा। इन्हीं रिफॉर्म्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। मेरी बात आप समझ लो बहुत अच्छे से, इन्हीं रिफॉर्म्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो अब मैं एक एक करके आपको रिफॉर्म्स पढ़ा रहा हूं, आपको नहीं समझ आया तो आप मेरे को बताना कि सर ये वाला नहीं समझ आएगा। तो हम जो सबसे पहला रिफॉर्म अपना पढ़ेंगे नंबर 1, वो है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म मेजर लाए। देश में इंडस्ट्रीज बढ़े उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म मेजर लाए। ये सारे रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन पॉलिसी में आए, याद रखना। लिबरलाइजेशन पॉलिसी आने के सरकार ने बहुत सारे सुधार करे, जिसमें सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिफॉर्म है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे से करना इसको। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म मेजर लाए हैं। तो क्या क्या रिफॉर्म्स है मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं। ये जो रिफॉर्म है 24 जुलाई 1991 से लगे। 24 जुलाई 1991 से रिफॉर्म अप्लाई हुए इंडस्ट्रीज के, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए। और ये रिफॉर्म्स कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, लाइसेंस के रूल को हटा दिया गया। पहले क्या होता था, जैसे आदित्य को इंडिया में बिजनेस सेट करना है, बिजनेस सेट करना है, तो पहले इसको गवर्नमेंट से जाके परमिशन लेनी होती थी। इस परमिशन को लाइसेंस बोलते थे। ये कब की बात थी, बिफोर 1991। अब लाइसेंस लेने में इतना परेशान कर देते थे वो लोग, 1 साल 8 महीना लाइसेंस मिलने में लग जाता था। तो आदित्य जैसे बिजनेसमैन थक हार के बोलते थे क्या बिजनेस करें, नहीं करते। तो फिर क्या हुआ, 1991 के बाद इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आ गए। तो अब क्या है, 1991 के बाद जब आदित्य जा रहा है, उसको बिजनेस सेट करना है, बिजनेस सेट करना है, तो अब उसको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट करे, कोई सरकारी परमिशन नहीं चाहिए। देयर इज नो लाइसेंस, कोई लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी सरकारी ऑफिस में नहीं जाना है, बिजनेस चालू करना है, तुरंत एक ऑफिस डालो, अपना बिजनेस चालू कर दो। सिर्फ कुछ ही जगहों पे आज भी लाइसेंस लेना पड़ता है, बाकी कहीं भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट अब भारत में बिजनेसेस पे नहीं है। जैसे आप शराब की दुकान खोलेंगे तो बिना लाइसेंस के नहीं खोल सकते, ठीक है। आप डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे, हथियार वथियार बनाएंगे, आप सिगरेट बनाएंगे, टोबैको सिगरेट बनाएंगे, आप एक्सप्लोजिव बनाओगे, इसका स्क्रीनशॉट दे दो यार। एक्सप्लोजिव्स बनाओगे, एक्सप्लोजिव मतलब पटाखे या एक्सेट्रा, ये बनाओगे, ठीक है। या फिर लिकर, डिफेंस, सिगरेट, एक्सप्लोजिव और आखिरी में मेडिसिन, जिसको फर्मा बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल्स। आप मेडिकल लाइन में हो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और कहीं लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये इलीगल काम नहीं है भैया। पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस नहीं लगता, उसके लिए फ्रेंचाइज लगती है, फ्रेंचाइज में खुलता है। लाइसेंस मतलब स्टार्ट करने के लिए अलग से आपको क्या करना होता है, परमिट लेना पड़ता है। तो हमारे यहाँ कुछ जगहों पर है जो अभी भी है कि लाइसेंस लेकर ही चालू करोगे। शराब की दुकान, डिफेंस इक्विपमेंट बनाना, सिगरेट बनाना, एक्सप्लोजिव बनाना और दवा, ठीक है। इन सारी जगहों पर लाइसेंस लगता है। ये लिस्ट याद रखना, इन जगहों पर आपको लाइसेंस लेना है, बाकी किसी जगह पर नहीं देना है। आज आप नया बिजनेस सेट करो, अपने बिजनेस को बढ़ाओ, आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। आपको ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। आपको पॉइंट समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? हैंड रेस सब लोग करो, समझ आया कि नहीं, यस और नो में बताओ यार, क्लियर है कि नहीं है। तो पहले क्या होता था, आदित्य अगर बिजनेस करने जा रहा है भाई, बहुत सारी परमिशन लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती है। अब जैसे बिजनेस करना है करो, किसी से नहीं पूछना है। बस ये याद रखो कि अगर शराब, डिफेंस, सिगरेट, एक्सप्लोजिव, सिगरेट मतलब टोबैको,
या दवा के बिजनेस में जा रहे हो तो लाइसेंस देना है, वरना नहीं देना है। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग हो गई। तो ये आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, तो आपका सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, यही होगा, लाइसेंसिंग रूल हटाया गया। दूसरी चीज, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया गया। इसका स्क्रीनशॉट दे दियोगे तो ये मैं मिटा रहा हूं, सुनना मेरी बात। और ये हम लोग बार बार कंपैरिजन में ही बात करेंगे। 1991 के पहले क्या था, हमारे देश में गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था। देश में टोटल 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिस पर फुल गवर्नमेंट कंट्रोल था, पब्लिक सेक्टर कंट्रोल था। मतलब इस फील्ड में फिर जो प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन है वो कोई काम नहीं कर सकते थे। एग्जांपल के तौर पे इंश्योरेंस सेक्टर फुल गवर्नमेंट कंट्रोल में था, बैंकिंग सेक्टर फुल गवर्नमेंट कंट्रोल में था। इसमें प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते थे। मैं चाह के भी अपना बैंक स्टार्ट नहीं कर सकता था, मैं चाह के भी अपनी इंश्योरेंस कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकता था। लेकिन आफ्टर 1991 चीजें बदली। ये जो 17 इंडस्ट्रीज जिस पर फुल कंट्रोल था पब्लिक सेक्टर का, इसको 17 से रिड्यूस करके 3 पे ला दिया गया। ठीक, कि केवल 3 ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसमें फुल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, बाकी हर जगह प्राइवेट सेक्टर भी अब अपना बिजनेस डाल सकेगा। ये 3 इंडस्ट्री है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी मतलब परमाणु, और रेलवे। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा है कि रेलवे से भी अपना अधिकार हटा दे रही है और प्राइवेट सेक्टर के लोग अब क्या कर सकेंगे, रेलवे में भी अपना इंटरफेरेंस बढ़ा सकेंगे। तो ये दूसरी चीज थी। को पहले 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें फुल पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट का कंट्रोल था, इसको घटा के 3 पे ला दिया गया, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। ठीक है, फिर सुन लो, 1991 के पहले हमारे देश के 17 ऐसे बिजनेस या इंडस्ट्रीज थी जिसमें प्राइवेट सेक्टर को वर्क करना अलाउ नहीं था। तुम और हम अगर उस फील्ड में काम करने जाते तो अलाउ नहीं किया जाता। काम करने जाते मतलब बिजनेस सेट करने जाते थे, जैसे इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब फुल गवर्नमेंट कंट्रोल में चलते थे। प्राइवेट सेक्टर के लोग इंश्योरेंस कंपनी नहीं डाल सकते थे, जैसे आज तो रिलायंस का इंश्योरेंस आता है, उस टाइम नहीं आ सकता। फिर जब 1991 के बाद से पॉलिसी आई ना लिबरलाइजेशन की, तो ये 17 इंडस्ट्रीज को घटा के 3 ऐसी इंडस्ट्री कर दिया गया कि आज की डेट में केवल 3 इंडस्ट्री है जिसपे गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है, बाकी सब जगह प्राइवेट सेक्टर भी वर्क कर सकता है। आप बताओ, आपको बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? आपको ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया सभी लोगों को, कि गया सिर के ऊपर से? सभी लोगों को समझ आया कि नहीं, फटाफट बोलो। आ गया? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो मिटा के अगला पॉइंट बता रहा हूं। इसको मिटाते हैं, नोट्स में आपको मिल जाएगा जो मैंने पढ़ाया है, वो बस एक बार पढ़ लेना। अगला सुनो और समझो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डी रिजर्वेशन कर दिया गया। आपको भूल गए होगे, मैं आपको याद दिला दूं, हमारे यहाँ पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी 1956 में। आप पिछला चैप्टर जो देखोगे ना, चैप्टर नंबर 4, उसमें बात मैंने बताई है। और उसमें एक बात बताई है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिनको रिजर्व कर दिया गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, कि वो प्रोडक्ट केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी, लार्ज इंडस्ट्री नहीं बना सकती। छोटी इंडस्ट्री ही कुछ प्रोडक्ट है वो बनाएगी, बड़ी इंडस्ट्री नहीं बना सकती। ये काम 1956 में किया गया था। लेकिन आफ्टर 1991 क्या किया गया, वापस से डी रिजर्वेशन कर दिया गया। डी रिजर्वेशन करने का मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट पहले केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना सकती थी, अब सारी इंडस्ट्रीज बना सकती हैं। जैसे एक छोटा एग्जांपल देता हूं, पहले पापड़ मेकिंग का जो काम था वो रिजर्व था, वो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही कर सकती थी। लेकिन 1991 के बाद पापड़ मेकिंग को डी रिजर्व कर दिया गया कि हर तरह की इंडस्ट्री पापड़ बना सकती है। अब आप बताओ, चाहे लार्ज हो, मीडियम हो या स्मॉल हो, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? डी रिजर्वेशन समझ आए कि नहीं? रिजर्वेशन मतलब कुछ ऐसी चीज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बना सकती थी, उसको डी रिजर्व कर दिया गया, मतलब सारे इंडस्ट्री बना सकते हैं। ठीक है,
चलो रिपीट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? एक ही पॉलिसी पे फोकस है हमारा, लिबरलाइजेशन पे। इसका मतलब होता है बिजनेस को आजाद कर देना, जैसे काम करना है करें, राइट। इसमें हम रिफॉर्म्स पढ़ेंगे अलग अलग। हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़ना चालू किया है, जिसमें हमने ये पढ़ा लाइसेंस हटा दिया गया, पब्लिक सेक्टर के रोल को डिक्रीज किया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डी रिजर्वेशन कर दिया गया, मतलब वहां बनने वाले प्रोडक्ट अब हर इंडस्ट्री बना सकेगी। देन एमआरटीपी लॉ में चेंज लाए गए। एमआरटीपी लॉ एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ था, जो ये बोलता था कि अगर इंडिया में किसी बिजनेस को बढ़ना है या एक्सपैंड करना है तो उनको क्या करना होगा? रूल फॉलो करने होंगे एमआरटीपी के। फॉलो एमआरटीपी। पर जब से लिबरलाइजेशन आया, बोला भाई एमआरटीपी तुम भी सुधर जाओ, अब पीपल को लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डू नॉट फॉलो। आप जैसे मर्जी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करो, जितने मर्जर करना है, मतलब दूसरे बिजनेस के जुड़ के काम करना है, अमालगमेशन करना है, ये सब आप करो। पहले बहुत सारी परमिशन लगती थी इस लॉ में, जिसका नाम था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इसमें परमिशन लिए बिना तो तुम कंपनी चला भी नहीं सकते थे। बाद में रूल ला दिया कि भाई कोई परमिशन वर्मिशन नहीं देनी है, जैसे काम करना है करो। तो इंडस्ट्रीज के लिए देखो कितने बड़े सुधार हैं। लाइसेंस हटा दिया गया, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस देना थोड़ा कम करे, अब वो प्रोडक्ट सब कोई बना सकेंगे। और पहले जितनी अप्रूवल लगती थी एमआरटीपी लॉ में, उन अप्रूवल्स को हटा दिया गया। करो तुम आराम से बिजनेस, कोई नहीं रोकेगा। अब आप मेरे को बताओ, आपको ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म समझ आए कि नहीं, हाँ या ना? आपको इंडस्ट्रियल रिफॉर्म समझ आए कि नहीं, हाँ या ना? सभी लोग बताओ आया। तो ये 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे अपने को, ये 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। मुझसे कोई सवाल है, कोई डाउट है तो बताओ सर, ये बात हमको नहीं समझ आई, बाकी आ गया। अब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के बाद ना हमारे देश में बेटा लिबरलाइजेशन पॉलिसी में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म भी है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म को बैंकिंग रिफॉर्म कहते हैं। और हर रिफॉर्म से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको क्या करना, ये मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस वाला देखो। मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक बहुत ना स्ट्रिक्ट लॉ हमारे देश में हुआ करता था, अब तो ये हटा दिया गया। तो जैसे तुम लोग कोई कंपनी चला रहे हो, अब तुमको अपनी कंपनी को बढ़ाना है या एक्सपेंड करना है, तो जब तक इस लॉ के रूल्स फॉलो नहीं करोगे, नियम फॉलो नहीं करोगे, इस लॉ में तुमको परमिशन नहीं मिलेगी, तब तुम बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला इस लॉ को थोड़ा सा आसान करो, अब कोई परमिशन वर्मिशन नहीं है, तुम एक लार्ज कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, बिना इस लॉ को फॉलो करे अपने बिजनेस को तुम बढ़ा सकते हो। इतनी छूट तुमको दे दी गई थी, ठीक है। पहले तो ये समझो। दूसरा रिफॉर्म जो लाया गया बेटा, वो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म वो है जो बैंकिंग सेक्टर में होते हैं और जो स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं। हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंज पर बैंक्स को बहुत हद तक अब सुधार दिया गया है, पहले बहुत खटारा थे। तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, जैसे बैंक आते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं, ठीक, ये सब हमारे देश में आते हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे देश में फाइनेंशियल सेक्टर को चलाने वाले मेन अथॉरिटी कौन सी है? आरबीआई है। तो बहुत सारे सुधार किए गए हैं, तो ये सुधार आरबीआई में भी हुए हैं। जैसे आरबीआई के रोल को चेंज किया गया, और ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम अच्छे से पढ़ना है अपने को। आरबीआई का रोल बदल दिया गया। पहले आरबीआई का जो रोल था वो हेडमास्टर का था, वो रेगुलेटर का था, ठीक है। अब इसके रोल को चेंज करके फैसिलिटेटर का कर दिया गया। एग्जाम में ना ये बात पूछती है आपसे, भूलना मत। पहले आरबीआई का रोल रेगुलेटर का था, रेगुलेटर से इसका रोल चेंज करके फैसिलिटेटर का कर दिया गया। आपको मतलब समझा रहा हूं, समझना। रेगुलेटर का मतलब होता है आरबीआई जो बोलेगा बाकी बैंक्स को फॉलो करना पड़ेगा, आंख बंद करके बैंक्स अपने फैसले नहीं ले सकते। जो आरबीआई ने बोला सारे बैंकों को वो करना पड़ेगा, और उसमें इफ और बट वाली कोई बात नहीं होती। ये रेगुलेटर। अब आरबीआई को थोड़ा सा बोला गया इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट मत हो, थोड़ा सा ना बैंकों का भी ध्यान दो। तो अब इसका रोल फैसिलिटेटर का कर दिया गया है कि आरबीआई अब जब कोई बात बैंकों को बोलता है तो ये एक सजेशन के फॉर्म में बोलता है।
पहले ऑर्डर के रूप में बोलता था, मेरा आदेश है, आप सबको मानना पड़ेगा। अब ये सजेशन के फॉर्म में बोलता है बैंकों को कि भाई मैं तुम लोग को ये सजेशन दे रहा हूं, तुम लोग खुद का डिसीजन ले लो, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, पर मेरे सजेशन को ध्यान में रखकर देना। तो जैसे पहले आरबीआई ने बोल दिया 10% इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, तो सारे बैंक 10% रखेंगे। अब आरबीआई बोलता है कि भाई मैं 10% बोल रहा हूं, तुम लोग की चॉइस है, फैसला ले लो, तुम लोग 9.5% भी इंटरेस्ट कर सकते हो और 10.5% भी कर सकते हो, कम या ज्यादा करने की चॉइस बैंक को दे दी गई है। तो जैसे मैं अगर तुम लोग को ये बोलता हूं कि क्लास अगर 9 बजे है तो 9 बजे सब दिख जाना, तो ये रेगुलेटर है। और मैं बोलता हूं देखो यार क्लास 9 बजे है, तुम अगर 9:10 को भी आए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा लीनियंट हो जाऊं, तो इसको फैसिलिटेटर बोलते हैं। तो आरबीआई पहले हंटर चलाता था, बैंक बहुत परेशान रहते थे क्योंकि आरबीआई रेगुलेटर था। बाद में इसके रोल को थोड़ा सा बोला कि एक फ्रेंड बनो बाकी बैंक के, इनको फैसिलिटेटर बना दिया गया। तो अब आरबीआई अपना फैसला थोपता नहीं है, वो प्यार से बैंकों को समझाता है, फिर बैंक अपने फैसले खुद लेते हैं। चलो ईमानदारी से बताओ, मेरी बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? रेगुलेटर और फैसिलिटेटर समझ आया कि नहीं आया? आगे नेक्स्ट, हमारे देश में अगला रिफॉर्म बैंकिंग सेक्टर में हुआ, प्राइवेट बैंक्स इंडिया में खुल गए। पहले तो सारे बैंक सरकारी बैंक होते थे, धीरे धीरे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी इंडिया में खुल गए, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब खुल गए। कुछ फॉरेन बैंक्स भी इंडिया में खुल गए, जैसे एचएसबीसी बैंक, ये सब खुल गए, ये बहुत अच्छी सर्विस देते हैं भारत में। पहले तो ये सारे बैंक नहीं होते थे, सब 1991 के बाद ही खुले हैं। तीसरा, बैंकों में पहले फॉरेन से इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, फॉरेन के लोग भी बैंक के शेयर खरीद सकते हैं, हमारे भारत के बैंकों में पैसा लगा सकते हैं। 51% तक पैसा लगाना अलाउ कर दिया गया है। ठीक है सर, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर कौन है? पैसा लगाने वाला। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब होता है विदेश का वो पर्सन जो इंसान नहीं है, कंपनी है। जैसे विदेश का कोई फंड है या विदेश की कोई कंपनी है, विदेश की गवर्नमेंट है, इनको इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब विदेश की सरकार, वहां की कंपनियां जो भारत में पैसा लगाने को तैयार है। तो देखो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या क्या है, बैंक के क्या रिफॉर्म आए हमारे देश में। आरबीआई का रोल बदला, देश में प्राइवेट बैंक्स आए, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आया, और कौन लेकर आए? वहां की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लेकर आए। नेक्स्ट थिंग, हमारे देश में बैंकों की आजादी हो गई, जितने ब्रांच खोलना है खोलो, और आरबीआई से पूछना भी नहीं पड़ेगा, जितने ब्रांच भारत में खोलना है खोलो, अलाउ कर दिया गया। मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ये बताओ। आज देखोगे ना गली मोहल्ले में ब्रांचेस हैं, इसीलिए हैं, किस लिए? क्योंकि परमिशन दे दी गई थी। सभी लोग बोलो आपको ये समझ आया कि नहीं? एक बार शांत मन से खुद भी पढ़ दो, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म को पढ़ दो, दिक्कत हो तो बताना। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म को पढ़ लो, कोई दिक्कत हो तो बताना। पढ़ दो एक बार फटाफट। आप यस सर बोलोगे तो अगला रिफॉर्म बताऊंगा आपको मैं। आप यस सर बोलोगे तो आगे बढ़ जाऊंगा। बेटा बैंकों के एक्सपेंशन की ना एकदम खुली छूट दे दी गई। अगर बैंक चला रहे हो, जहां जहां बिजनेस को बढ़ाने के लिए ब्रांच खोलनी है, अपनी अपनी ब्रांच खोल लो, आरबीआई से परमिशन की जरूरत नहीं। आज देखोगे ना हर एक लोकेलिटी में एक बैंक की ब्रांच आपको मिल जाती है, पहले इतनी ब्रांचेस कहाँ हुआ करती थी। तो एक्सपेंशन प्रोसेस को आसान कर दिया गया, बैंक अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए अपनी जितनी चाहे उतनी ब्रांचेस खोल सकते हैं। तो ये दो रिफॉर्म हुए, देखो इंडस्ट्रीज को रिफॉर्म किया गया है, फाइनेंशियल सेक्टर में बदलाव आया है। अगला बताऊं कि रुक जाऊं, इतना काफी है? आप बताओ, आपको इतना ही पढ़ना है कि इसके आगे मैं बताऊं अगला? फिजिकल आप बोलोगे वो करेंगे। नेक्स्ट बताऊं कि इतना काफी है आज आपके पढ़ने के लिए? आप बोलो। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बेटा पहले नहीं थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक हमारे देश में नहीं थे। जैसे बैंक दो तरह के होते हैं, जो गवर्नमेंट चलाती है, इनको पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। जैसे हमारे देश में पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, यूको बैंक हो गया, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक है।
प्राइवेट सेक्टर बैंक 1991 के बाद बहुत सारे बने हमारे देश में। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होते हैं जिसको प्राइवेट बिजनेसमैन ओपन करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इस पे ले लो आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, यस बैंक, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो ये सारे बहुत सारे बने हमारे देश में। तो इतना आज आप पढ़ लीजिए, ठीक है, आपके लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिस्कल रिफॉर्म करेंगे कि टैक्स में कैसे बदलाव आया और फॉरेन एक्सचेंज। ये नोट्स मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, एकदम अच्छे से पढ़ देना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सब पहले पब्लिक सेक्टर बैंक थे, बाद में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक कंपटीशन में आ गए हैं। पेटीएम भी आजकल बैंक के रूप में काम कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो इसको आप पढ़िए आज, एंजॉय योर सैटरडे एंड संडे, ये आप करो।